लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल के चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था क्वार्क मॉडल उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है डिटेक्टर्स, सहसूचक। यहाँ पर हम जिस बुक को काम में ले रहे हैं जो अपने सिलेबस को फुलफिल कर रही है वो है अपनी CBH की बुक है, और अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसी बुक की सहायता से बनाए गए हैं। आगे भी जितने भी वीडियो बनेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के वो हम इसी से बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमने पहले की कुछ क्लासों में विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन थी या जितनी प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन थी उनमें हमने देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में विभिन्न न्यूक्लियस पार्टिकल और रेडिएशन एमिट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ हमने पढ़े थे, और वो रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही किरणों का एमिशन करते रहते हैं। वास्तव में वो जो किरणें हैं वो किरणें कणों का समूह है, और उनमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो पार्टिकल रहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, गामा पार्टिकल हो सकते हैं, और उन पार्टिकल के समूह को हम अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें कहते हैं। इसी प्रकार से हमने जैसे न्यूट्रॉन का उत्पादन था, प्रोटॉन का उत्पादन था, किस प्रकार से हुआ, उनमें भी हमने देखा कि हम किसी नाभिक पर या किसी नाभिक की टक्कर से, हल्के नाभिक की भारी नाभिक से टक्कर हो सकती है, या किसी पार्टिकल की किसी दूसरे नाभिक से टक्कर हो सकती है। तो उस प्रकार की टक्कर में जो अन्य नाभिकीय कण उत्पन्न होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो विभिन्न नाभिकीय कण उत्पन्न हुए हैं जिनमें अपने अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जितने भी पार्टिकल उत्पन्न होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन कणों की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने के लिए जितने भी पार्टिकल एमिट हुए हैं उन पार्टिकल्स की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे आवश्यक है कि उन पार्टिकल्स का हम डिटेक्शन किया जाए, उनका सहसूचन किया जाए। अब सहसूचन से अर्थ क्या है कि उस पार्टिकल का चार्ज क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसको मेजर किया जाए। साथ ही उस पार्टिकल की पहचान भी की जाए कि ये पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन हैं उन न्यूक्लियर रिएक्शन में अन्य या दूसरे नाभिकीय कण उत्सर्जित होते हैं, उन कणों का डिटेक्शन करने के लिए हम जिस उपकरण
का उपयोग करते हैं या जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसको हम डिटेक्टर कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ कि विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित नाभिकीय कणों का संसूचन करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए जिस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको संसूचक कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं। अब ये जो डिटेक्ट करने के मेथड है कि कौन सा पार्टिकल है, कितनी उसकी एनर्जी है, कितना उसका चार्ज है, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि जो भी डिटेक्टर हमने लिया है उसमें पदार्थ कौन सा भरा है या पदार्थ कौन सा है। तो उस पदार्थ और जिस पार्टिकल की अपन पहचान करना चाहते हैं, जिस पार्टिकल को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस कण की डिटेक्टर के पदार्थ से किस प्रकार की इंटरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल को डिटेक्ट करना है तो उस पार्टिकल को डिटेक्टर के अंदर एंटर होना होगा और एंटर होने के पश्चात उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है उस मटेरियल के साथ में इसकी इंटरेक्शन किस प्रकार की होती है, उस इंटरेक्शन पर निर्भर करेगा कि मेथड क्या है डिटेक्शन का। अब लगभग जितने भी डिटेक्टर हैं उनमें क्या होता है कि जिस पार्टिकल का हम डिटेक्शन करना चाहते हैं वो पार्टिकल जैसे ही डिटेक्टर में एंटर होता है तो उस पदार्थ का के साथ इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन का अर्थ यहाँ पर है कि या तो उस पदार्थ के अणुओं को वो एक्साइट कर देगा या फिर उनको आयोनाइज कर देगा। तो आवेशित कण जो है जिनको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आवेशित कणों के डिटेक्शन और ऊर्जा मापन के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। किसका? कि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो डिटेक्टर में प्रवेश करता है तो डिटेक्टर में भरे पदार्थ का वो या तो उन अणुओं को एक्साइट कर देगा या उनको आयनाइज कर देगा। दूसरा, यदि अपने पास न्यूट्रल पार्टिकल है जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए हम इंटरमीडिएट रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वह अपनी ऊर्जा के कारण डिटेक्टर में भरे पदार्थ के आवेशित कणों को मुक्त कर देता है, जिनके संसूचन से अनावेशित कणों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सामान्यतया जितने भी डिटेक्टर हैं उन डिटेक्टर्स में हम लगभग पदार्थ के रूप में किसी न किसी गैस को काम में लेते हैं और गैस जिन डिटेक्टर में भरी होती है उन्हें हम गैसीय डिटेक्टर भी कहते हैं। उन्हें हम गैसीय डिटेक्टर भी कहते हैं। और जितने भी गैसीय डिटेक्टर हैं वो गैसीय डिटेक्टर गैस के आयनन पर आधारित है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर में प्रवेश करेगा वो डिटेक्टर में भरे गैस का आयनन कर देता है और इस आयनन मेथड के ऊपर ही सारा का सारा डिटेक्शन आधारित है। इनके अतिरिक्त भी कई प्रकार के हैं डिटेक्टर हैं जिनमें
आयनकारी कण के पथ को देख करके पहचान करते हैं कि भाई ये कौन सा पार्टिकल है। और उनमें जो मुख्यतः है वो क्लाउड चैम्बर है, बबल चैम्बर है, फोटोग्राफिक इमल्सन है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हम जिन डिटेक्टर्स की बात करेंगे वो सारे के सारे गैसीय डिटेक्टर होंगे। और इस गैस के आयनन पर आधारित जो गैसियस डिटेक्टर है वो सामान्यतया 3 प्रकार के हैं। एक है आयोनाइजेशन चैम्बर, दूसरा है प्रोपोर्शनल चैम्बर और तीसरा है जीम काउंटर। तो इनके इस आयनन सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके डिटेक्टर है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर एक ये गैस डिटेक्टर का परिपथ चित्र या जो भी स्ट्रक्चर वो बनाई हुई है। इस प्रकार के जो डिटेक्टर होते हैं उन सभी डिटेक्टर में आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। और आयोनाइजेशन चैम्बर का मतलब है वो चैम्बर जिसमें गैस का आयोनाइजेशन होता है। ये जो चैम्बर रहता है ये एक बेलनाकार मेटालिक ट्यूब होती है, जैसे यहाँ पर धातु के बेलनाकार नलिका दिखाई हुई है। और ये धातु की बेलनाकार नलिका जो है वो कैथोड का कार्य करती है। अर्थात ये जो धातु की बेलनाकार नलिका है उसको हम बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। इसी बेलनाकार नली के ठीक इसके अक्ष के अनुदिश बीचों बीच एक धातु का बहुत ही पतला तार लगा होता है। धातु का बहुत पतला तार लगा होता है और ये जो वायर है ये इस बेलनाकार नली से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहता है। बेलनाकार नली से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहता है, अर्थात उसको डायरेक्ट टच नहीं करता है। ये जो धातु का पतला वायर जो है ये एनोड का कार्य करता है, अर्थात इस वायर को हम बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही इसलिए ये जो वायर है ये एनोड का कार्य भी करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड जो रहे, एक तो कैथोड और एनोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उच्च वोल्ट। साथ ही संधारित्र C व रेजिस्टेंस R जोड़ करके हम इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर से जोड़ देते हैं। यहाँ जो आयोनाइजेशन चैम्बर हमने लिया है, ये जैसे यहाँ पर चैम्बर है, यहाँ पर कुछ डॉट भी शो कर रखे हैं। तो इस आयोनाइजेशन चैम्बर में कुछ प्रेशर पर हाइड्रोजन या कोई दूसरी गैस भरी हुई रहती है और सामान्यतया इसमें जो गैस लेते हैं वो नोबल गैसेज होती है। और उसमें भी नोबल गैसेज में जैसे या तो ऑर्गन रहेगा या ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन मीथेन का मिश्रण लिया जाता है। इन गैसों में जैसे ही कोई आयनकारी कण प्रवेश करता है उसका आयनन होता है और आयनन के पश्चात इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहते हैं और साथ ही तेजी से संग्रहण के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। तो ये तो है इसका सामान्यतया स्ट्रक्चर कि इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पर एक आयनकारी कण को बताया है कि जैसे ही कोई आयनकारी कण इस
चैम्बर में प्रवेश करता है तो वह गैस के परमाणुओं का आयोनाइजेशन कर देते हैं और आयोनाइजेशन की वजह से इसमें आयन प्रोड्यूस होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन और धन आयन जो रहते हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसमें से इस आयोनाइजेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने बेलनाकार नली की अक्ष पर एनोड वायर जो लगाया है उस एनोड वायर की ओर गति करते हैं और धनायन जो वह कैथोड की ओर गति करते हैं, जिसकी वजह से इस आयोनाइजेशन चेंबर में आयोनाइजेशन करंट फ्लो होती है। किसकी वजह से? कि आयनकारी कण के द्वारा चेंबर में आयोनाइजेशन होता है और आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन और धनायन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करेंगे, धनायन कैथोड की ओर गति करेंगे। तो इन आयनों की गति के कारण इस चेंबर में आयनन धारा प्रवाहित होती है और जब वह धारा इस रेजिस्टेंस R से फ्लो होती है तो विभवांतर उत्पन्न होता है और उस विभवांतर को हम किसी एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके मेजर कर लेते हैं। किसी एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके बड़ा करके उसको हम मेजर कर लेते हैं। अब ये जो विभवांतर है या रेजिस्टेंस R से बहने वाली जो करंट है वो जिन जिन कारकों पर निर्भर करती है वो है कि एक तो आयनकारी कण के द्वारा कितने आयन उत्पन्न किए गए उनकी संख्या पर, साथ ही कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की है कैथोड और एनोड के बीच में। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी करते हैं उस वोल्टेज के अनुसार उस चैम्बर में करंट फ्लो होती है और जिस प्रकार से करंट फ्लो होती है उसका वक्र जो है या उसका ग्राफ जो है वो यहाँ ये दिया हुआ है। साथ ही इस करंट के जो वक्र मिला अपने को मिलता है इसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। अब वो जो 6 भाग हैं उनमें से एक तो है रिकॉम्बिनेशन एरिया, दूसरा है आयोनाइजेशन एरिया, तीसरा है प्रोपोर्शनल रीजन, चौथा है लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन, फिफ्थ है गाइगर रीजन और लास्ट है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। अब इनको किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।